तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एम्ब्रोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने वैकल्पिक विषय के तौर पर इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है और प्राचीन इतिहास से हम लोगों ने अपनी कक्षा को शुरू किया हुआ है। पिछला जो टॉपिक रहा या पिछला जो लेक्चर रहा हम लोगों का पहला जो टॉपिक रहा वो रहा प्राचीन भारत का इतिहास लेखन, यानी प्राचीन भारत में इतिहास लेखन के लिए जो दृष्टिकोण प्रचलित रहे उन दृष्टिकोणों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। एक्चुअल में ये सारे दृष्टिकोण आपकी समझ को थोड़ा विस्तृत करेंगे। जब आप आगे चल करके अध्ययन करेंगे इतिहास का, प्राचीन इतिहास का, तो वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियरिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये चीजें क्यों कही गई है, कैसे कही गई। आज हम लोग बात करेंगे कि इतिहास, जब प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली इन्हें कितने खंडों में डिवाइड किया जाएगा और खंड डिवाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनके अध्ययन की क्या विधि है, हम किस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पे उठाए जाएंगे, उन सब चीजों पे आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डाल लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इसे दो खंडों में बांट करके हम लोग देखेंगे। देखिए जो हम लोग अध्ययन करेंगे यानी एंशिएंट हिस्ट्री, तो बेसिकली हमारा जो तरीका है कि इसे हम दो खंडों में बांटेंगे और दोनों खंडों को अलग अलग तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो विभाजन है बहुत ही साइंटिफिक विभाजन किया गया, आप खुद आगे चल करके समझेंगे किस प्रकार का विभाजन क्यों किया गया। पहला हम लोग देखेंगे खंड एक और दूसरा विभाजन होगा हम लोगों का खंड दो। खंड दो, खंड एक की बात किया जाए तो इसके तहत आता है प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। पिछले जो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे थे हमारे प्राचीन इतिहास के या बाकी के इतिहास के, आप देखेंगे यहां पे जो अप्रोच है पूरी तरीके से अलग है, डिफरेंस है। पिछली जो क्लासेस हम लोगों की रही है प्राचीन इतिहास की, वो बेसिकली क्लासेस आपकी समझ आधारित ही थी। यहाँ पे समझ के साथ साथ विश्लेषण भी होगा और आप देखेंगे कि एक्चुअल में इतिहास को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इतिहास में कैसी समझ होनी चाहिए। पिछला लेक्चर हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ 60 to 70% मुख्य परीक्षा और बाकी नेट जेआरएफ वगैरह की जो चीजें रही उसे हम लोगों ने शामिल किया। नहीं, व्यापक रूप से तथ्यात्मक चीजों को भी शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट, विश्लेषण, अवधारणा, ये चीजें शामिल होती हैं मुख्य परीक्षा में। तथ्य बहुत कम होते हैं, जो रिलेवेंस तथ्य जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पे तथ्यों की जरूरत होती है। और एक्चुअल में इतिहास क्या होता है आगे भी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इतिहास को हम लोग किस रूप में दर्शा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि खंड एक में प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल होता है। प्राक ऐतिहासिक क्या होता है ना, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। आगे हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे क्या लिमिटेशंस होते हैं, सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत चीजें अलग आपको यहाँ पे मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे इस खंड में 5-6 टॉपिक होगा। पहला टॉपिक होगा हम लोगों का पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पिछले जो लेक्चर है पूरा पाषाण काल हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा था, आप देखेंगे यहाँ पे पूरा पाषाण काल पढ़ने का जो अप्रोच है वो चेंज होगा। पिछले लेक्चर में अप्रोच अलग था। पूरा का पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, चौथा है हड़प्पा सभ्यता, इसी के तहत आता है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, और छठा हम लोग पढ़ेंगे महापाषाण काल, महापाषाण काल। बेसिकली खंड एक में इन 6 चीजों का अध्ययन हम लोगों को करना है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्य परीक्षा में क्या अप्रोच होगा आप आगे के लेक्चर्स में ये देखेंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपकी जो बुद्धि है वो सुधरती जाएगी और दिमाग का जो एरिया है ना वो बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग खंड 2 की बात करते हैं तो यहां से शुरू होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के तहत भी हम लोग 4-5 चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे इसके तहत क्या क्या होगा, नंबर 1 हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक दोनों शामिल। उसके बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल, और महाजनपद काल को कई बार बुद्ध काल भी कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध काल भी कह दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे
मौर्य काल, फिर देखेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, इसके बाद गुप्त काल, देन गुप्तोत्तर काल, और इसी में हम लोग देखेंगे पूर्व मध्य काल, जिसे समांतर बोल देते हैं हम लोग राजपूत काल। राजपूत काल भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। यहां पे हम लोग राजपूत काल का डिस्कशन करेंगे थोड़ा डिफरेंस वे में। तो इतनी चीजों को हम लोगों को प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, जिसे दो खंडों में बांट करके हम लोग देख रहे हैं, खंड 1 और खंड 2। उम्मीद है कि दोनों चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए देखिए, यहाँ पे दोनों खंडों के अध्ययन की विधि को हम लोग देखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं खंड 1 जो है, ध्यान लिख लीजिए, खंड 1 के अध्ययन, खंड 1 के अध्ययन की विधि, अध्ययन की, दिख रहा है ना, अध्ययन की विधि, खंड 1 के अध्ययन की विधि। जब हम लोग खंड 1 में आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा काल है प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री की, जहां पे हमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते। अगर साहित्यिक स्रोत मिलते भी हैं तो उन साहित्यिक सामग्रियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की जो सामग्रियां, हालांकि प्रोटो हिस्ट्री के तहत वैदिक काल को भी शामिल किया जाता है, मैं बताऊंगा आगे क्यों वैदिक काल को भी शामिल किया जाता है, आगे चर्चा होगी। इसलिए मैंने ऐतिहासिक काल में वैदिक काल लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे ये चीजें क्लियर करूंगा, कंफर्म होगा वहां पे। क्योंकि ऐतिहासिक काल की शुरुआत मान लिया जाता है, इस वजह से हमने उसे ऐतिहासिक काल में बांट दिया, क्योंकि खंड का जो विभाजन इस तरीके से हम लोगों ने किया। जो पुरातात्विक सामग्रियां होती है ना, उसके अपने एक लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं आगे हम लोग बताएंगे, आगे मैं बताऊंगा, इन चीजों को मैं पढ़ाऊंगा कि क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं पुरातात्विक सामग्रियों की। जैसे पुरातात्विक सामग्रियां मतलब जो मिल गए, उनके उपकरण जो मिल गए, उनके कुछ उनके जो है कि ज्वेलरीज वगैरह मिल गए, गहने वगैरह जो पहनते थे, तो इन चीजों की एक लिमिटेशंस होती है, बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दे पाती। अगर मान लीजिए बर्तन मिल जाए तो उससे हम बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं ले सकते, कि इस बर्तन के द्वारा हम उनके सामाजिक स्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। क्या पहनते थे ये तो पता नहीं चलेगा, बर्तन से पता चलेगा हाँ बर्तन था, इस बर्तन में खाते थे, तो उनकी तकनीकी ज्ञान का हमें जानकारी हो सकता है कि टेक्निकली ये बर्तन बनाने में सक्षम थे, लेकिन ये बर्तन उनके धर्म के बारे में नहीं बताएगा कि किस धर्म को फॉलो करते थे, या उनके समाज के बारे में नहीं बताएगा उनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। तो पुरातात्विक जो सामग्रियां होती हैं, पुरातात्विक सामग्रियां संपूर्ण चीजें सामने नहीं ला पाती, यानी एक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाती, बल्कि सीमित जानकारी उपलब्ध करा पाती हैं। और इस कालखंड में हम लोग देख रहे हैं कि इस कालखंड में जो इतिहास या इनके जानने का जो स्रोत है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सामग्रियां ही। आदि ऐतिहासिक काल में आते आते साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, जैसे हड़प्पा काल में लिपियां मिल जाती हैं कई सारे, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो एक लिमिटेशंस होती है। फिर क्या हम जान सकते हैं, कई सारी चीजों को जान सकते। थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए कि इस खंड के अध्ययन के लिए, इस खंड के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, एक दो लाइन इसमें लिख लीजिए, इसी में लिखिए, यही कारण है कि इस काल के अध्ययन में हमारे पास संपूर्ण तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ पाती, सामने नहीं आ पाती, परंतु
अध्ययन के क्रम में हम निम्न बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। जो हम लोग इस खंड का अध्ययन करेंगे या इस कालखंड का अध्ययन करेंगे तो हमें किन किन बिंदुओं पर विचार करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका एक सब्जेक्ट मिलता है, टारगेट मिलता है कि अगर ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें कहां कहां पे विचार करने की जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट डालिए, नंबर 1। सबसे पहले हम जानना है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं किसी काल विशेष की जानकारी कहां तक उपलब्ध करा पाते हैं और किन किन मामलों में वो मौन रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो समाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते, वहां पे मौन रहते हैं, हम समाज के बारे में नहीं जान पाते। दर्शन के बारे में हम नहीं जान पाते हैं उनके, ये क्या दर्शन था, वहां भी मौन हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे उनकी तकनीकी ज्ञान के मामलों में जानकारी प्राप्त हो सकती है, खाद्य संग्राहक थे, उत्पादक थे, ये सारी चीजें मिल सकती है उनके द्वारा, जो चीजें मिल गई कलेक्ट की हुई। तो कुछ मामलों में तो ये जानकारी देते हैं, लेकिन कई मामलों में ये मौन हो जाते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसी वजह से मैंने बताया कि कई सारी चीजें उभर करके हमारे सामने रहती, नहीं पूरा विस्तृत जो चीजें थी वो हमारे सामने नहीं आ पाती इस कालखंड की, हमें अनुमान के आधार पर चलना होता है और कई जगहों पे हम खुद मौन हो जाते हैं, बता देते हैं कि इस संदर्भ में जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के काल में यहाँ पे राजनीतिक स्थिति इनकी क्या थी, और पुरातात्विक साक्ष्य से राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता इस कालखंड की। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा था, कोई शासक वर्ग कंट्रोल कर रहा था या कोई पुरोहित कंट्रोल कर रहा था या कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था पूरे समाज को। तो खुल करके ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, इस वजह से एक अनुमान लगाते हैं लोग कि शायद कोई वर्ग कंट्रोल कर रहा होगा, या अंत में ये कहना होता है कि चाहे जो भी वर्ग कंट्रोल कर रहा हो लेकिन एक अनुशासित समाज था, यहाँ पे अनुशासन था। तो लिखिए नंबर 1, पुरातात्विक साक्ष्य में किसी काल विशेष की कहां तक जानकारी दे पाता है और कहां वह मौन रह जाता है, क्लियर है पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा समझिए, आपके दिमाग में चीजें नहीं जा पा रही होंगी, क्योंकि फैक्ट पढ़ने की आदत हो चुकी है आप लोगों की। तथ्य पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, कोई आपको 4 तथ्य बताएगा, आपको लगेगा वाह वाह। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तथ्यों से भी मोह भंग करिए, सिर्फ तथ्य पढ़ने की तरफ मत जाइए। 15 सेकेंड के रील्स वाली वीडियो की आदत थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा बौद्धिक रूप से एक्टिव होइए, मेंटली एक्टिव होइए, थोड़ा समझने के प्रयास कीजिए, समझने पे फोकस करिए। मेंस में जब जाएंगे तो आपको लिखना है, समझ करके लिखना है। प्रश्न बड़ी अजीबोगरीब पूछे जाते हैं वहां पे, जब तक आप समझेंगे नहीं, आप रट करके प्रश्न नहीं लिख पाएंगे। हमारी कोशिश है कि चीजों को समझा दिया जाए, प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी आएंगे तो आप इजी वे में लिख लेंगे। अभी शुरुआत है कक्षा की, अभी पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, हालांकि उस सिलेबस का बिंदु नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है शामिल, लेकिन हमें अगर समझना है पूरे इतिहास को तो इन सब चीजों को समझना होगा, ताकि पढ़ते समय हम उन सब चीजों पे क्लिक कर सकें एक्चुअल में, कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना। यहां मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग खंड 1 का अध्ययन करेंगे तो मैंने बताया कि खंड 1 के अध्ययन में हमारे पास साहित्यिक सामग्री नहीं है। जो साहित्यिक सामग्रियां होती हैं किसी समाज की, किसी राज्य विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कई प्रकार की चीजों पर उनमें चर्चाएं होती हैं, लिखी होती हैं, तो हम पढ़ पाते हैं। लेकिन जो पुरातात्विक सामग्रियां होती हैं उसमें लिखा तो होता नहीं, उनके सामान मिल गए, उपकरण मिल गए, हथियार मिल गए, औजार मिल गए, खिलौने मिल गए, तो इन सब चीजों से हम बहुत सारी चीजें नहीं जान पाते। कुछ चीज हम जान पाते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में कैसा समाज रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कुल्हाड़ी मिल जाती है तो कुल्हाड़ी मिलने से ये तो नहीं होगा कि हम किस धर्म के मानने वाले हैं, यानी हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, हमारा जो दर्शन क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, समाज का एक विस्तृत जानकारी नहीं हो पाएगा। बस ये पता चल जाए कुल्हाड़ी है तो इसका मतलब लकड़ी काटते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे, समाज मेरा कैसा था, सोसाइटी
ये पता नहीं चलेगा। तो कई सारे मामलों में पुरातात्विक सामग्रियां मौन होती है। जब पुरातात्विक सामग्रियां मौन है तो जब इस कालखंड का हम अध्ययन करेंगे तो क्या हम इस कालखंड के अध्ययन में जाएंगे, यहाँ पे बातें करेंगे कि यहाँ का इनका धर्म क्या था, किस धर्म को मानते थे, किस दर्शन को मानते थे। ये तो जाहिर सी बात है, यहाँ जब उपलब्धि नहीं हो जानकारी तो हम क्यों इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो स्वाभाविक सा मतलब है कि प्रश्न भी यहाँ पे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा उन चीजों से जो पुरातात्विक सामग्रियों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता हो। जहां पे पुरातात्विक सामग्रियां मौन है वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए ये चीज जानना है कि जब हम इन चीजों की बात करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं, कि किसी काल विशेष की कहां तक जानकारी दे पाते हैं, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है, और किस जगह पे मौन रहते हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि कई जगहों पे पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो मौन हो जाता है, नहीं जानकारी दे पाता, लेकिन जानकारी जहां पे देता है हमें उन चीजों पे फोकस करना है कि ये जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, यह वह काल है, यह वह काल है, यह वह काल है जब भारत में जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण खेती और चारागाह भूमि का विकास हो रहा था। चारागाह भूमि का विकास हो रहा था, यह भी ध्यान रखना है, विकास हो रहा था। इस कालखंड में एनवायरमेंटल चेंजेस होता है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है, हिम युग, शीत युग, हमने शुष्क युग, ये सारे युग बदल रहे हैं। जब ये चीजें जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं न कहीं खेती वाली भूमि का विकास होगा, चारागाह युक्त भूमि का विकास होगा, तो वो किस प्रकार से प्रभावित करता है इन लोगों को, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। नंबर 3 लिखिए नंबर 3, उपकरणों के बनावट, इनके जो उपकरण हैं, उपकरणों के बनावट में अंतर हम देखेंगे इस कालखंड में कि पूरा पाषाण काल से लेकर के आगे नव पाषाण काल तक किस प्रकार से इनके उपकरणों में चेंजेस हो रहे हैं, बनावट हो रहे हैं, और ये बनावट क्यों हो रहा है। तो उपकरणों में अंतर और इसके कारण, अंतर होने के कारण, इन चीजों को हम लोग देखना है, अंतर होने के कारण। इसी प्रकार इनका जो बसावट था, बसावट समझ रहे हैं ना, निवास, निम्न पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक इनके बसावट में भी डिफरेंसेस होने लगे। पहले गुफाओं में रहते थे, गुफाओं से मैदानी इलाके में, फिर घर बना के रहने लगे, है ना। तो ये बसावट में अंतर हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन से चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इनके बसावट में अंतर हो रहा है। तो बसावट में अंतर देखिए, बसावट में अंतर शुरू हो गया, बसावट में अंतर तथा कुछ क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या, ऐसे कर लीजिए, कुछ क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या अधिक हो रही थी, वहीं कुछ क्षेत्रों में कम, के भी हम लोग देखना है कि अब इनके बस्तियों की संख्या कहां पे ये कलेक्ट हो रहे हैं, एक जगह हो रही है जहां बस्तियों की संख्या बढ़ रही है, कुछ क्षेत्रों में कम हो रहे हैं, नहीं वहां से लोग हट रहे हैं, दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं। ये चीजें भी हम लोगों को देखना है इन काल के अध्ययन के तहत। इसके अलावा मानव का जो स्वभाव था, क्या था, मानव शिकारी था, तो मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, और यहीं से इतिहास में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, यहीं से इतिहास में बड़ा परिवर्तन होना शुरू हुआ। कहां पहुंच गए हम लोग, नव पाषाण काल तक चीजों पहुंच गए।
शुरू में जो मानव था वो शिकारी था, वो खाद्य संग्रह करता था, शिकार करके लाया, कलेक्ट कर लिया, मिल बांट करके खा लिए। लेकिन आगे चल करके जो परिवर्तन होता है उसमें मानव अब शिकारी और खाद्य संग्राहक ही नहीं रह गया, बल्कि अब खाद्य उत्पादक हो गया। वो कृषि करने लगा, उत्पादन करने लगा। तो संग्राहक से उत्पादक बनना, यानी यहां से अब धीरे धीरे एक विकास की प्रक्रिया में मानव बढ़ रहा है। और माना जाता है कि यहीं से इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आती है, एक बड़ा बदलाव आता है, जो आगे चल करके जनपद, महाजनपद साम्राज्यों में चेंज हो जाता है, जहां मानव बस्तियों में रहना शुरू कर देता है ना, उत्पादन करना शुरू कर देता है, कृषि करना शुरू कर देता है, पशुओं को पालना शुरू कर देता है। यानी एक प्रकार से सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है। यहां से 5 हो गया ना, 1-2 पॉइंट और लिखिए। 6वां पॉइंट लिखिए, खाद्य उत्पादक या बढ़ती हुई खाद्य उपलब्धता। देखिए कैसे चेंजेस होता है, बढ़ती हुई खाद्य उपलब्धता के साथ लोगों के जीवन में अधिक अवकाश आया, अधिक अवकाश आया, जिससे लोगों का आकर्षण धर्म और कला की ओर बढ़ा, क्लियर है। जब खाद्य उत्पादक बन गया, उत्पादन जब करना शुरू कर दिया, तो अब वो कलेक्ट कर लिया कि साल भर का हमारे पास खाने के लिए व्यवस्था हो गया है। जब साल भर खाने की व्यवस्था हो गया तो उसके पास जीवन में अवकाश आ गया। अब उन्हें रोज शिकार करने की जरूरत नहीं है कि रोज शिकार करेंगे तभी खाएंगे। अब वो खाद्य उत्पादक बन गया है। 6 महीने का उसने गल्ला कलेक्ट कर लिया खाने के लिए, तो उसके पास टाइम मिल गया, स्पेस मिल गया। जब खाली समय मिला तो उसका ध्यान गया धर्म की तरफ, कला की तरफ वो ध्यान देना चला गया। तो धर्म, दर्शन, कला का विकास भी ऐसे ही होता है कि मानव जब अवकाश में होता है तो कुछ क्रिएटिविटी करता है, रचनात्मक कार्य करता है। और धर्म, दर्शन, कला ये रचनात्मक कार्यों के तहत गिने जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर दर्शन की भावना हुई, धर्म की भावना और कला का विकास इस प्रकार से होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए 6 हो गया ना। 7वां, भारत में पहली उन्नत और नगरीय सभ्यता, कौन सी नगरीय सभ्यता थी? हड़प्पा। नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विकास इसी काल में हुआ, इसी काल में। इज दैट क्लियर? तो खंड 1 के अध्ययन की ये सारी विधियां होंगी। जो हम लोग खंड 1 का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स यहां उभर करके सामने आएगा। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से खंड 1 का अध्ययन करते हैं। लेकिन खंड 1 के अध्ययन में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इतिहास संबंधी विवाद है। तो लिखिए, खंड हेडिंग रहेगा आप लोगों का, खंड 1 के अध्ययन में खंड 1 के अध्ययन में इतिहास लेखन संबंधी विवाद, वेरी इंपॉर्टेंट, लेखन संबंधी विवाद। खंड 1 का अध्ययन हम लोगों को इस विधि के तहत करना है। लेकिन यहाँ पे इतिहास लेखन को लेकर के विवाद है। क्या विवाद हो सकता है? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि इतिहास लेखन को लेकर के कैसा विवाद हो सकता है? तो एक्चुअल में यहाँ इतिहास लेखन को लेकर के विवाद का ये चीजें कि जब जैसे कृषि का आरंभ होता है तो कृषि के आरंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जलवायु परिवर्तन का है या जनसंख्या वृद्धि का है? इसको लेकर के इतिहास लेखन संबंधी विवाद है। तो पॉइंट करके लिखते जाइए, समझिए। लिखिए, नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का आरंभ जलवायु संबंधी कारकों से हुआ या जनसंख्या वृद्धि
वृद्धि के कारण। नंबर 1 पहला इतिहास लेखन संबंधी विवाद। दूसरा विवाद है क्या नवपाषाणकालीन काल को नवपाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। तो नंबर 2 लिखिए, क्या नवपाषाण काल को, कमा लगा दीजिएगा, नवपाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें बदलाव हुई थी यहां पे नवपाषाण काल में, तो क्या हम उसे नवपाषाणकालीन क्रांति कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये हो गया। तीसरा विवाद, क्या उत्तर पश्चिम भारत में कृषि का प्रारंभ पश्चिमी एशिया की देन है। पश्चिमी एशिया की देन है। इसको भी लेकर के इतिहास में लेकर संबंधी विवाद है कि जो उत्तर पश्चिम भारत है तो उसमें कृषि का प्रारंभ बेसिकली पश्चिमी एशिया के देन माना जाता है कि पश्चिमी एशिया से प्रभावित होकर के यहाँ पे कृषि किया गया। अगला विवाद क्या है लेखन को लेकर के, चौथा, क्या हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक मेसोपोटामिया के लोग थे। मेसोपोटामिया के लोग थे। ये भी विवाद है। पढ़ेंगे हम लोग आगे, सारे चीजें क्लियर होंगी। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए जा रहे हैं आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप जब इस कालखंड को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग वहां पे क्लिक करेगा कि ये चीजें यहां से मिल रही है कि नहीं, इन चीजों को हम जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। एक्चुअल में मुख्य परीक्षा यही है। एक पॉइंट और लास्ट लिख लीजिए, क्या हड़प्पा सभ्यता को वैदिक आर्यों ने समाप्त किया। वैदिक आर्यों ने समाप्त किया था। क्वेश्चन मार्क है, सब में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो खंड 1 के अध्ययन को लेकर के इतिहास लेखन से संबंधित जो विवाद रहा, ये चीजें उम्मीद है क्लियर हो रही हैं। सारी चीजें थोड़ा बेहतर तरीके से समझते जाएंगे तो मजा आएगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे ना तो ये चीजें आपको बहुत मजा आने वाली है। इतिहास एक ऐसा विषय, एक्चुअली में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किसे पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि जैसे इतिहास में, अभी मैं प्राचीन अब जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि इतिहास बहुत मजेदार लग रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको लगेगा सबसे बेस्ट है। जब आगे मेडुअल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत बेस्ट है। आगे मॉडर्न पढ़ेंगे तो लगेगा ये बहुत मजेदार है। जो वर्ल्ड पढ़ेंगे तो लगेगा आपको ये मजेदार है। तो इतिहास विषय में इस प्रकार की रुचि होनी चाहिए कि जो भी पार्ट पढ़िए आपको लगना चाहिए कि बेहतरीन, मजा आ रहा है। ये सारी चीजें थोड़ा सा बोरिंग इसलिए उनको लग रही होगी जो इतिहास में सिर्फ फैक्चुअल चीजों को फोकस करते हैं, जो बौद्धिक समझ को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है फैक्ट ही इतिहास है, तथ्य ढेर सारे मिल गए, तिथि मिल गई, इतिहास है। तो एक्चुअल में जब आप आदत इसको बना लेंगे फैक्ट और तथ्य की, तो फिर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ देनी चाहिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि वहां पे फैक्ट से काम होने वाला नहीं। आपके प्री निकल जाएंगे, 50 बार निकल जाएंगे प्री, लेकिन मेंस आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका दिमाग विश्लेषणात्मक अध्ययन पे नहीं जाता है, व्याख्यात्मक अध्ययन पे नहीं जाता है, तब तक आप सिविल सर्विस की तैयारी की तरफ मत आइए। इसलिए मैं शुरू में जब मैं क्लास लेता हूं, ऑफलाइन में जब हमारी क्लास चलती थी, तो मैं पहले ही दिन ये बच्चों को कंफर्म करता था, बताता था कि जिनका दिमाग विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक चीजों को पढ़ने में नहीं लगता है, इसे होता नहीं कि लंबा चीजें दिया गया है, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हटाओ कौन जाए पढ़ने, तो वो लोग सिविल सर्विसेज को छोड़ करके वनडेज एग्जाम की तैयारी कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। टाइम बच जाएगा, पैसा सब कुछ बच जाएगा, नहीं तो बाद में फिर वही होगा कि ना तो टाइम रह पाएगा, वनडे के लिए भी नहीं बच पाएंगे आप। जो लोग
पेशेंस के साथ आगे पढ़ने के लिए आतुर हैं कि नहीं, हम पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे, समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। विश्लेषण परक चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, व्याख्यात्मक चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, उबेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं कि यहाँ तो कुछ मज़ा आ ही नहीं रहा है, सिर्फ व्याख्याएं मिल रही हैं। तो आप आइए सिविल सर्विसेज के लिए, और एक्चुअल में इन्हीं लोगों के लिए है सिविल सेवा की परीक्षा। मुख्य परीक्षा में भी अब देखिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं विश्लेषणात्मक लेवल के। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको लग रहा है यहाँ तथ्य नहीं, लेकिन आईएएस मेंस प्री में कई सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, कई प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो सिविल सर्विसेज का बेसिकली डिमांड यही है। हाँ, कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को कंठस्थ करना होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सब कुछ सिर्फ फैक्ट के से ही नहीं चलता, या फैक्ट के माध्यम से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर तो होना होगा। अब खंड 1 के अध्ययन को लेकर के आपके पास क्या समझ होती है, सारी चीजें होगी। इसमें तथ्य तो कम मिले, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो खंड 1 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए एक बार, फिर से मैं समझा रहा हूं कि ये जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, वैकल्पिक विषय के तौर पे, हालांकि ये काम आपको अन्य एग्जामों के लिए भी आएगा, जैसे नेट वगैरह दे रहे हैं तो वहां भी आएगा। तो प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने 2 खंडों में डिवाइड किया, यही इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी, 2 अलग अलग खंडों में। जब खंड 1 की तरफ हम लोग जाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य नहीं मिलता है, यहाँ पे साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है, साहित्यिक सामग्रियां इस कालखंड में नहीं मिलती। हड़प्पा कालखंड में साहित्यिक सामग्रियां मिलती तो हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री शामिल है, यानी साहित्यिक सामग्रियां मिली भी तो कोई रिलेवेंस नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो पढ़ी नहीं जा सकी। तो मुख्यतः जो भी जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं वो मिलती हैं पुरातात्विक सामग्रियों से। लेकिन पुरातात्विक सामग्रियों की भी एक लिमिट होती है, लिमिटेशन होता है। मैंने बताया सब कुछ वहां पे नहीं मिल पाता पुरातात्विक सामग्री से। क्या आप चाहेंगे कि सब कुछ पुरातात्विक सामग्री से मिले, तो सब कुछ पुरातात्विक सामग्री से नहीं प्राप्त हो। बहुत सारी जानकारियों पे पुरातात्विक सामग्रियां मौन होती हैं। लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे हमें विचार करना होगा अगर हम इन चीजों को पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि पुरातात्विक सामग्री हर जगह नहीं मिलता, मौन होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा किन किन जगहों पे मौन हो रहा है। फिर मैंने बताया कि जब यह जो काल है, यहाँ भारत में जलवायु परिवर्तन हो रहा था, चेंजेस हो रहे हैं, तो जिसके कारण खेती और चारागाह भूमि का विकास हो रहा है, ये इसी कालखंड में बदलाव हो रहे हैं, तकनीकी इन्वायरमेंटल बदलाव। इसके अलावा उपकरणों के बनावट में बदलाव हो रहा है। इन्वायरमेंटल बदलाव की वजह से कृषि चारागाह भूमि के विकास होगा, तो लोगों में तकनीकी विकास भी होगा। तकनीकी विकास ने उपकरणों और इसके बनावट में अंतर ला दिया। पहले उपकरण जो होते थे बड़े होते थे, बाद में छोटे उपकरण बनने लगे। इसके बाद उनके बसावट में भी अंतर है। पहले रहते थे जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे बस्तियों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये भी कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन कारक से भी होता है कि अब जलवायु सही हो गया, मैदानी इलाके खाली हो गए, तो आप वहां पर जाकर के रहना शुरू हो गए। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन भी शामिल होता है। इसके अलावा मानव शुरू में क्या था, मैंने बताया खाद्य संग्राहक था, संग्रह करता था, शिकार करता था, खाता था, शिकार करता था, खाता था, उत्पादन नहीं करता था। बेसिकली पूरा जीवन उसका जंगलों में कंदमूल और शिकार से ही गुजर होता था। लेकिन जब बाद में मानव उत्पादक बन जाता है, तो ये भी हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि संग्राहक से उत्पादक की तरफ किस क्रम में बढ़ता है, क्या है, यानी एक बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, बन गया। जब इतिहास में जो उत्पादक होता है तो एक बड़ा चेंजेस लाता है। मैंने बताया कि जब उत्पादक होंगे तो आप क्या है, साल भर का खाने की व्यवस्था कर लेंगे, तो आपके पास मिलेगा टाइम, अवकाश। जब अवकाश मिलेगा तो धर्म, दर्शन और कला की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहीं से धर्म, दर्शन और कला का भी विकास होता है। तो यहाँ पे धर्म, दर्शन और कला ऐसे कर लीजिए, धर्म, दर्शन और कला, धर्म, दर्शन और कला की तरफ बढ़ता है। और मैंने बताया भारत में पहले ही जो उन्नत नगरीय सभ्यता विकसित रही वो हड़प्पा काल की। इस कालखंड के अध्ययन की ये विधि होनी चाहिए। लेकिन इस कालखंड के अध्ययन में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ एब्सोल्यूट है। यहां भी इतिहास के लेखन को लेकर के विवाद है। इतिहास लेखन को लेकर के इस कालखंड में भी विवाद है। क्या विवाद है, मैंने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का आरंभ हुआ, तो इसका प्रमुख कारण क्या था? जलवायु चेंजेज होने की वजह से कृषि आरंभ होता है, या जनसंख्या बढ़ गई तो लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया कि जनसंख्या बढ़ गई है तो इतने ज्यादा शिकार नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज कि क्या नवपाषाण काल में जो बड़े बदलाव आते हैं नवपाषाण काल में, तो क्या उसे नवपाषाण कालीन क्रांति हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? मुख्य परीक्षा का प्रश्न है इसका। क्या नवपाषाण कालीन काल को, नवपाषाण काल को क्या नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दिया जा सकता है? उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी अगर दिया जा सकता है तो क्यों, नहीं दिया जा सकता है तो क्यों? आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। तो इतिहास लेखन संबंधी विवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ दिया यहाँ पे। तीसरा, क्या उत्तर पश्चिम भारत में कृषि का प्रारंभ पश्चिमी एशिया की देन है? और चौथा है, क्या हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक मेसोपोटामिया थे? जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो इस पर हम लोगों का डिस्कशन होगा कि संस्थापक एक्चुअल में थे कौन। क्या हड़प्पा सभ्यता को वैदिक आर्यों ने समाप्त किया? हालांकि इनको समाप्ति को लेकर कई प्रकार के विचार आ गए हमारे सामने, लेकिन यह भी एक विचारात्मक प्रश्न, क्या वैदिक आर्यों ने इसे समाप्त किया? माना जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को वैदिक आर्यों ने नष्ट कर दिया। जब आर्य आते हैं तो हड़प्पा के लोग सीधे साधे थे, शालीन थे,
आर्य लड़ाकू थे, घोड़े से आए, उनको लोहे का ज्ञान था, वो भाला तलवार लेकर के आए और हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से उन्होंने नष्ट कर दिया। तो ये खंड 1 के अध्ययन की विधि है। इसी प्रकार हम लोग खंड 2 के संदर्भ में भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आगे लेक्चर हम लोग आगे की बातें करेंगे। आइए खंड 2 कहाँ गया, यहीं शुरू करते हैं हम लोग। खंड 1 के नीचे आप लोगों ने लिखा है ना खंड 2, यहाँ है राजपूत काल, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग खंड 2 के अध्ययन की विधि। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, खंड 2 के अध्ययन की विधि, आप हेडिंग डालिए खंड 2 के अध्ययन की विधि। नोट्स बनाते जाइएगा बेहतर तरीके से, नोट्स ही आपके कर्णहार होंगे, पालनहार ये नोट्स ही आपका होगा। नोट्स को समझते हुए बेहतर तरीके से बनाते हैं तो यही आपके मेंस में भी काम में आने वाला है। जो भी नोट्स आप बनाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में, इस नोट्स की भूमिका 80% होती है, ध्यान रखिए। किताबों की भूमिका 0 होती है। कोई सोचे कि सिर्फ किताब पढ़ करके सिलेक्शन हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, नोट्स उसके बाद बुक्स। इसलिए मैं किताबों का रिकमेंडेशन जल्दी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ढेर सारी किताबें आपको बता सकता हूं हर विषय की। वो किताबें आप ला करके रख देंगे, पढ़ेंगे 10 पन्ना, एक चीज भी क्लिक नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है। अगर आप नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इन सब चीजों का खंड 1 का अध्ययन अगर आपको किताबों से करना हो तो क्या इससे पहले आप बता सकते थे कि हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है। लेकिन अब आप अध्ययन करेंगे तो मैंने वहां पे लिखवाया कि इन चीजों पर फोकस करना है, तो आपका दिमाग वहां पे क्लिक करेगा कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कैसे बदलाव हो रहे हैं, सारे बदलाव को देखेंगे कि कृषि का विकास हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, बस्तियां बदल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। यही बदलाव को समझना होता है इतिहास में, इस क्रम को ही, जो चेंजेस के क्रम हो रहे हैं उस क्रम को समझना इंपॉर्टेंट होता है, और उस क्रम के कारण को समझना होता है क्यों हो रहा है। अगर ये खोज लिए तो आपको पूरी समझ स्पष्ट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा फिरा करके पूछे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे नहीं आते, थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, आपके पूरे विचारों पे होते हैं, अवधारणाओं पे होते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर तरीके से समझा है, रटा नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आप आंसर उस रूप में ढाल लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न के अनुसार आपको आंसर को मैनिपुलेट करना होता है, उस रूप में ढालना होता है आंसर को। आपके पास सारी जानकारियां रहती हैं, उन्हीं जानकारियों को आंसर के रूप में ढाल देना होता है। जिसे आगे चल करके मैं डिस्कशन कराऊंगा। अभी एक प्रश्न आता है कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर के रूप में जानी जाती है और भारतीय लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह प्रश्न मेंस से पूछा गया आईएएस में कि भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर के रूप में मानी जाती है। क्या समझते हैं आप इससे? इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है ये? इस क्वेश्चन का सीधा मतलब कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें ऐतिहासिक बुद्धि नहीं थी, इतिहास लेखन की समझ नहीं थी। भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा चली बेसिकली इस्लाम के आगमन से चली, और इस्लाम के आगमन के समय में जो इतिहासकार है उन्होंने जिस प्रकार से इस ग्रंथों को लिखा वो पूरी तरीके से ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्थापित हुए। इन्हीं चीजों को हमें सिद्ध करना है। मैं आगे इस क्वेश्चन को कराऊंगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। जब स्रोतों के ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहां मैं डिस्कशन करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं लिखवाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, उसका आंसर भी लिखवा दूंगा किस प्रकार से इसे लिखना है। तो इस खंड के अध्ययन की क्या विधि हो सकती है? आइए, अच्छा अब इस खंड में आते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि इस खंड में हमें 2 सामग्रियां मिल जाती हैं। पुरातत्विक के साथ साथ साहित्यिक सामग्रियां भी हमें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। क्लियर? तो लिखिए, अध्ययन में इस खंड के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। स्रोत उपलब्ध हैं। इसे क्या समझ रहे हैं कि जब दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं तो यहां पे जो जानकारियां मिलेंगी हमें व्यापक मिलेंगी और विस्तृत मिलेंगी, जबकि पहले खंड में जो जानकारियां मिली हैं व्यापक विस्तृत नहीं मिली। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि इस खंड में जो जानकारी उपलब्ध होगी व्यापक जानकारी उपलब्ध होगी, व्यापक जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज
सामाजिक संरचना की भी जानकारी मिलेगी हमें। इसके अलावा राजनीतिक संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। इनके धर्म एवं दर्शन के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी साहित्यिक स्रोतों से, और कला के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होगा। तो इस कालखंड में हमें विस्तृत जानकारियां मिलेंगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, हर चीज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्रोत दोनों मौजूद है, पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद है और साहित्यिक स्रोत भी मौजूद है। तो दोनों खंडों में डिफरेंसेस को आप समझ पाए कि एक खंड का अध्ययन हमें किस प्रकार से करना है और दूसरे खंड में चूंकि बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी तो इसे हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब इतिहास के अध्ययन के क्रम में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस कालखंड में किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करना है। तो यहाँ देखिए, इतिहास की तैयारी खंड 2 के लिए, इतिहास की तैयारी देखिए, जब हम इतिहास की तैयारी की बात करते हैं तो बेसिकली मैंने बताया अगर दोनों खंडों की बात करिए तो एक चीज कॉमन है, वो है परिवर्तनों के क्रम को पहचानना। तो एक चीज क्या कॉमन है कि परिवर्तनों के क्रम को पहचानना, वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तनों के क्रम को पहचानना दोनों खंडों के लिए इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है, ध्यान रखें। अगर आप चेंजेस को पहचान गए तो इतिहास को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किस प्रकार से जो बदलाव हो रहे हैं उस क्रम को अगर आपने पहचानना शुरू कर दिया, आपकी बुद्धि वहां तक पहुंच गई कि क्रमिक जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो चेंजेस बदलाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कौन सा कारण काम कर रहा है, तो आप इतिहास से बेहतर समझ रख सकते हैं। तो ये दोनों खंडों पर लागू होता है। लेकिन मैंने बताया खंड 1 में चूंकि साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं तो उनके समाज और दर्शन वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन खंड 2 के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध होती है। तो जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो बेसिकली इतिहास के अध्ययन का अर्थ क्या होता है। जब इतिहास के अध्ययन की बात करते हैं, इतिहास का अध्ययन, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअल में किसी समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्व को रेखांकित करना, परिवर्तन के तत्व को रेखांकित करना, यही होता है इतिहास का अध्ययन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बेहतर तरीके से समझ जाइए, यही इतिहास का अध्ययन कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्व को रेखांकित करना, इतिहास का अध्ययन ही होता है। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक, सामाजिक जो क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहे हैं आर्थिक क्षेत्रों में, उसकी निरंतरता, किस प्रकार से बदलते हैं चीजें, कौन सी चीजें कंटिन्यू चलती है, क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या कंटिन्यूटी बनी हुई, निरंतरता और परिवर्तन, इसी चीज को रेखांकित करना, यही इतिहास का अध्ययन होता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए जो तथ्य होते हैं बेसिकली इसी में लिख लीजिए, तथ्य क्या होते हैं, रेखांकित करना, जिन्हें हम तथ्य कहते हैं, इसी में लिखिए, जिन्हें हम तथ्य कहते हैं, वे महज दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण हैं, है ना। जो फैक्ट बोलते हैं, तो फैक्ट क्या होता है हम बता देते हैं, यहां पे देख लीजिए। तो एक्चुअल में हमारी जो दृष्टिकोण है उसी को सिद्ध करने का एक एग्जाम्पल मात्र होता है। एक्चुअल में जो इतिहास होता है वो इतिहास होता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। ये चीजें ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये सारी चीजें बातें हो रही, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है। अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो समझने का दृष्टिकोण है।
बाकी रटने के लिए तो आप रट दिए पूरा पाषाण काल की इतनी स्थल ये औजार मिले, ये सारी चीजें रटंत चीजें। चेंजेस क्या हो रहे हैं ये कैसे समझेंगे आप? तो ये समझने के दृष्टिकोण से यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीजों पर बेसिकली फोकस किया जाता है। अब क्या क्या हो सकता है आगे देखिए। परिवर्तन के तत्व, अगर हमें परिवर्तन के तत्व को रेखांकित करना है तो क्या करना होगा? तो परिवर्तन के तत्व को रेखांकित करने के लिए लिखिए परिवर्तन के तत्व का रेखांकन। जब हम परिवर्तन के तत्व यानी देखना चाहते हैं क्या चीजें बदल रही हैं, किस प्रकार से बदलेंगे, तो हमें इतिहास को कई उपखंडों में बांटना होगा। इतिहास को निम्न उपखंडों में बांटना होगा। उपखंडों में बांटना होगा। उपखंडों में बांटना होगा। उपखंडों में बांटना होगा। देखिए बांटना होगा, आगे कर लीजिएगा। बांटना होगा, वहीं से कंटिन्यू लिखे। कितने उपखंडों में बांटना होगा? कल देख नहीं रहा है ना, कौन सा कर लिया जाए। बांटना होगा। देखिए तो क्या बांट सकते हैं हम लोग? जैसे राजनीतिक इतिहास, किसी कालखंड का राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास में दो चीजों का अध्ययन करना है हम लोगों का, राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार, और दूसरा हो जाएगा प्रशासन का। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, राजनीतिक विस्तार को पूछता है, प्रशासन के बारे में भी पूछता है। तो राजनीतिक इतिहास। दूसरा हो जाएगा आर्थिक, आर्थिक। जब हम लोग आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक में क्या हो जाएगा? उस कालखंड का कृषि, शिल्प, वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, मुद्रा, नगरीकरण, इसको देखना होगा। तीसरा हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक। तो सामाजिक की बात करें तो इसमें वर्ण, जाति, महिला, शूद्र एवं अछूतों की दशा, अछूतों की दशा। चौथा हो जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें धर्म एवं दर्शन, धर्म एवं दर्शन। दूसरा हो जाएगा भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य। और तीसरा हो जाएगा कला। इतने चीजों को हम लोग समझते हैं, हम लोगों को जानना होगा, इतने उपखंडों में बांटेंगे। तो आप देखते हैं कि जब मुख्य परीक्षा की बातें की जाए तो मेंस के जो प्रश्न होते हैं बेसिकली इन्हीं चीजों से जुड़े होते हैं, जिसमें सामाजिक चीजें खूब पूछी जाती हैं, सांस्कृतिक चीजें भी पूछी जाती हैं, आर्थिक चीजें भी पूछी जाती हैं। और इन सब चीजों में जो चेंजेस हो रहा है, देखिए मैंने बताया कि ये सारी चीजें बदलाव को भी इंगित करती हैं। ये सारे जो उपखंड हैं बदलाव को एक प्रकार से क्रमिक गति देते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए नीचे कि ये सभी उपखंड, ये सभी उपखंड बदलाव को यानी परिवर्तन को, बदलाव के बजाय परिवर्तन लिखे, परिवर्तन को एक क्रमिक गति देते हैं, एक क्रमिक गति देते हैं, जिसे इतिहासकार को समझना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लें किसी कालखंड के राजनीतिक प्रशासन, एक्चुअल में क्या चेंजेस हो रहा है, उससे कुछ बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को भी समझना जरूरी है और प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। और ये बदलाव कैसे हो सकते हैं? आगे आइए, बदलावों का क्रम क्या हो सकता है?
हेडिंग डाल लीजिए बदलावों का क्रम। बदलावों का क्रम। देखिए इन बदलावों का क्रम क्या हो सकता है, कैसे बदलाव हो सकते हैं। तो जो बदलाव होता है, सबसे पहले तो जानिए कि जब हम बदलाव के क्रम में जाते हैं, परिवर्तन के क्रम में जाते हैं, तो जो राजनीतिक परिवर्तन है वो सबसे तेज होता है। अभी भी आप देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन सबसे तेज होता है, राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र होता है किसी भी कालखंड की। जो राजनीतिक परिवर्तन है ना वो बहुत ही तेज होता है। 2012 में केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बना लिया जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं था। नई पार्टी बनाना और सरकार बनाना, राजनीतिक रूप से पूरी चेंजिंग ला दिया। लेकिन क्या दिल्ली का समाज भी उसी तरीके से चेंज हुआ? केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या उन्होंने उन बातों से समाज के लोगों को भी बदल दिया? क्या समाज के लोगों की सोच बदली? तो आप पाएंगे नहीं, बदलता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे। तो राजनीतिक परिवर्तन माना जाता है सबसे ज्यादा तीव्र होता है, सबसे तीव्र होता है। फिर उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन के बाद उसके बाद होता है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन यह क्या होता है? इससे धीमा होता है, ध्यान रखिएगा। फिर होता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, ये जो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? इससे भी धीमा होता है। और सबसे धीमा होता है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन ये सबसे धीमा होता है, सबसे धीमा होता है। क्लियर? तो परिवर्तन के क्रम में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक परिवर्तन सबसे तेज, उसके बाद आर्थिक परिवर्तन, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। यानी राजनीतिक परिवर्तन के बाद आर्थिक परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन। सबसे धीमे रूप में सांस्कृतिक बदलाव लोगों के अंदर आते हैं, सबसे तेज राजनीतिक बदलाव आता है, उसके बाद आर्थिक बदलाव आता है, उसके बाद सामाजिक बदलाव आता है। एक तो हो गया, ये बदलावों का क्रम हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो बदलाव है ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये इसी क्रम में तो हो रहा है, लेकिन ये बदलाव सभी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अगर राजनीतिक बदलाव किसी आर्थिक बदलाव के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, तो आर्थिक बदलाव भी राजनीतिक बदलाव के लिए रास्ता तैयार कर सकता है। इसको समझिए, दोनों चीजें चलती हैं। जिससे राजनीतिक रूप से सरकारें बदलती है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मोदी जी आए, उन्होंने अडानी को सारे टेंडर देना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक बदलाव क्या हुआ कि मोदी जी आ गए सत्ता में, और आर्थिक बदलाव ये हुआ कि सारे टेंडर अडानी को देना शुरू कर दिया गया, यानी क्रोनी कैपिटलिज्म का विकास हो गया, चल दिया भारत में तेजी से। तो राजनीतिक परिवर्तन ने ही क्रोनी कैपिटलिज्म को आधार दे दिया। और दूसरी चीज कि अडानी जी ने मोदी जी के ऊपर खूब पैसा खर्चा किया, खूब चंदा दिया, पार्टी में खूब प्रचार चलवाया, एड चलवाया, दुनिया भर के टीवी, न्यूज मीडिया, हर जगह सोशल मीडिया से लेकर एकदम छान दिया, मोदी मोदी कर दिया। पैसा कौन लगा रहा है? अडानी। आर्थिक बदलाव हो रहा है। आर्थिक आधार किसको दे रहा है? आर्थिक रूप से अडानी कौन सा आधार तैयार कर रहे हैं? राजनीतिक आधार तैयार कर रहे हैं कि मोदी जी सत्ता में आ जाए। ये चीजें दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब एक कारक दूसरा आधार तैयार करता है, तो दूसरा कारक भी पहले कारक के लिए आधार तैयार कर देता है। इसे ऐतिहासिक रूप से समझना है तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप समझ सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है, ध्यान रखें, तेजी से कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार में माना जाता है कि बौद्ध पंथ को उद्भव दे दिया। बौद्ध पंथ के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ऐसे कर लीजिए, बौद्ध पंथ के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कृषि अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीजें किसके लिए आधार कर रही है? धार्मिक चीजों के लिए आधार तैयार कर दिया। मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, जिससे बौद्ध पंथ के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसी प्रकार बौद्ध पंथ के उदय होने से उसने कृषि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, ध्यान रखें। तो बौद्ध पंथ होते हो गए। अब बौद्ध पंथ ने अर्थव्यवस्था पर भी अपने ढंग से प्रभावित किया। तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा यहां पे एक लाइन लिख लीजिए ताकि आप समझ पाए। लिखिए, परिवर्तन के क्रम में एक कारक
दूसरे कारक का आधार तैयार करता है तो वही दूसरा कारक भी पहले कारक का रास्ता तैयार करता है। मैंने मोदी जी और अडानी का एग्जाम्पल देकर के समझाया। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया कि मध्य गंगा घाटी में किसी अर्थव्यवस्था के प्रसार की वजह से ही बौद्ध पंथ का उदय होता है। आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो चीजें और क्लियर होंगी आपके वहां पे। और बौद्ध पंथ जब आता है तो उसने कृषि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया अपने तरीके से। क्लियर है यहाँ पे? तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है सारी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे कुछ और बातें यानी कक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए।